हम लोग किराए के मकानों में खुश हैं। हम लोग किराए के मकानों में खुश हैं। कुछ लोग अपनी हवेली में भी बिस्तर नहीं करते। जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की लेक्चर को शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सा शेर आपको सुनाता हूं। शेर है कि कुछ लोग अभी तक हैं मेरे गांव में ऐसे जो द्वार पर दुश्मन का भी अनादर नहीं करते। कुछ लोग अभी तक हैं मेरे गांव में ऐसे जो द्वार पे दुश्मन का भी अनादर नहीं करते। वे लोग हकीकत में मुकद्दर के धनी हैं, चादर से कभी पांव को बाहर नहीं करते। हम लोग किराए के मकानों में खुश हैं। हम लोग किराए के मकानों में खुश हैं। कुछ लोग अपनी हवेली में भी बिस्तर नहीं करते। और ले जाएगा सीता को उठाकर कोई रावण। अच्छा है कि लोग अब स्वयंवर नहीं करते। और मौसम का सही लुफ्त, अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो मौसम का सही लुफ्त उठाते हैं परिंदे। वो याद जुलाई में दिसंबर नहीं करते। वो याद जुलाई में दिसंबर नहीं करते। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू किया जाए। हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने भारत के संविधान को पढ़ना शुरू किया है। मैंने इससे पहले भी 3-4 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, लेकिन सही लाइट और बोर्ड पर सही से फोकस न बनने की वजह से वो लेक्चर बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो एक बार फिर से हम शुरू से शुरू करते हैं और आज जो है हम भारत के संविधान के विकास यात्रा को समझेंगे, जिसमें मुख्यतः हम संविधान सभा पर और भारत के संविधान के भाग और अनुसूचियों पर फोकस करेंगे। आपको सामने बोर्ड पे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ चीजें दिख रही होंगी। मैंने एक कोडिंग कर रखा है और इसमें सीधे सीधे आपके अनुसूचियों और भाग को मैंने लिख रखा है, जिसे हम साथ ही साथ पढ़ते वक्त तैयार कर लेंगे। और मुझे आशा है कि अगर आप हमारे साथ ध्यान लगा के सुने और देखें तो ये आज के आज तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं भारत का संविधान। तो संविधान में कुछ वर्ड आते हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे संविधान में भाग की बात होती है, अनुसूचियों की बात होती है और अनुच्छेदों की बात होती है। तो इन तीनों में पहले अंतर समझते हैं। तो अनुच्छेद क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। तो अनुच्छेद जैसे किसी पैरा या किसी खंड में किसी बात को रखा जाता है, उसी ही अनुच्छेद कहा जाता है। यानी एक पैराग्राफ में अगर एक विशेष बात को रखा गया है और उसकी नंबरिंग जो कर दी जाती है, उसी को अनुच्छेद कहा गया है। तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेदों की टोटल संख्या है वो है 395। यानी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेदों के माध्यम से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इन 395 अनुच्छेदों को छोटे छोटे खंडों में फिर विभाजित कर दिया गया है। और यही जो विभाजन है, इसी को संविधान का भाग कहा जाता है। और भाग की जो संख्या है वो है 22, क्योंकि संविधान में बाद में और भी भाग जोड़े गए। क्योंकि हम स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, इसलिए जो संविधान में मूल 22 भाग थे, उसी में हम क ख ग या और सब खंड जोड़ते गए हैं और इनकी संख्या अभी भी 22 है। अनुसूचियां क्या होती हैं? अनुसूचियां संविधान का वो भाग है जिसमें कुछ विशेष बातों को रखने के लिए एक अलग खंड बना दिया गया है। जैसे अगर हम राज्यों की बात करें, जैसे कि हमारा अनुच्छेद 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो हम 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों के नाम और उनकी राजधानियों का वर्णन करेंगे। तो उसको हमने अनुसूची 1 में रख दिया है। यानी ऐसी बातें जिनको एक अलग खंड में रख दिया गया है, उन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि मूल संविधान और आर्टिकल में जो बातें रखी गई हैं वो बहुत लंबा, बहुत विस्तारित न हो जाए। ठीक है, तो संविधान के भाग हमने देख लिया 22 है, अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। कौन कौन? 9, 10, 11 और 12। इसमें हम बाद में आएंगे। अब आते हैं संविधान के भाग को कैसे याद किया जाए। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने संविधान के भाग को 3 खंडों में
बांट रखा है। पहला खंड है भाग 1 से लेके भाग 4A तक। दूसरा खंड है भाग 5 से लेके भाग 11 तक। और तीसरा खंड है भाग 12 से लेके भाग 22 तक। ठीक है, तो इन 3 खंडों में बांटने का आधार क्या है? तो हमने इसको पहला जो खंड देखा उसमें देखा कि एक जनरल बात कही जा रही है, सामान्य बातों को कहा जा रहा है, तो इसको हमने भाग 1 में रख दिया। यानी हमने संविधान के जो भाग है उसको भी खंड बना बना के रख दिया है। तो पहले खंड में हमने देखा कि जो सामान्य बातें कही गई हैं, जो जनरल बातें कही गई हैं, उनका वर्णन भाग 1 से लेके भाग 4A तक है। भाग 5 से लेके 11 तक में सीधे सीधे प्रशासनिक चीजों का वर्णन किया गया है। और भाग 12 से लेके भाग 22 तक जो अन्य बातें हैं, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हमने इसको 3 भागों में बांट के रखा है ताकि आसानी से याद किया जा सके। तो अब आते हैं संविधान का जो पहला खंड हमने बना रखा है, यानी भाग 1 से लेके भाग 4A तक को समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात शुरू करेंगे तो किसी एरिया या किसी क्षेत्र की बात करेंगे, तो भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले याद रखिए कि सबसे पहला भाग है संविधान का, वो संघ और राज्य क्षेत्रों की बात करता है, एरिया की बात करता है, जगह की बात करता है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं या किसके लिए नियम बनाने जा रहे हैं। जब हम किसी एरिया या क्षेत्र की बात कर लेंगे तो फिर हम वहां के रहने वाले लोगों की बात करेंगे कि उस एरिया में कौन लोग रहते हैं, कब तक रहेंगे, आगे अगर कोई और रहना चाहे तो कैसे रहेगा। तो इस खंड को हम नागरिकता कहते हैं। यानी भारत के संविधान का जो भाग 2 है या खंड 2 है वो नागरिकता का वर्णन करता है, नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णन किया गया है। जब हम बात कर लिए नागरिकता की तो नागरिकों के कुछ मूल अधिकार भी होंगे। तो जो मूल अधिकारों की चर्चा की गई है वो किया गया है संविधान के भाग 3 में, जिसको हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जब हम नागरिकों की बात कर लिए, उनके मूल अधिकारों की बात कर लिए, तो इन्हीं नागरिकों के एक समूह के द्वारा देश का प्रशासन चलाया जाएगा। तो जो भी प्रशासन चलाने वाले लोग होंगे उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश होना चाहिए। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी भाग 4 में आगे चल के भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो भाग 4A हो गया मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार हमने भाग के पहले खंड को समझने की कोशिश किया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A मौलिक कर्तव्य है। अब 2-3 छोटी छोटी बातें इससे जुड़ी देख लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है भाग 3, इसमें वर्णित चीजों का अगर उल्लंघन होता है, इसमें दिए गए अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि खुद अपने आप में मौलिक अधिकार है, उस अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जाके उन अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं अगर कोई उसका उल्लंघन करता है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, यहाँ पे अधिकार हाई कोर्ट का ज्यादा है बशर्ते सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि हाई कोर्ट का अधिकार रिट जारी करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है,
तो ये हो गया भाग 3। अभी मैं शिमला गया था, एक एग्जाम था मेरा, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया था कि इसे हम कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि भाग 4 और 4A यानी भाग 4 और 4A में जो वर्णन किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनको लागू कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक दिशा निर्देश है जिसे सभी नागरिकों को मानना चाहिए। इस प्रकार हमने संविधान का भाग 1 से लेके भाग 4A तक देखा। एक चीज और याद रखिएगा कि जो भाग 4A है यानी मौलिक कर्तव्य है, इसको हमने लिया है रूस के संविधान से, और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम है स्वर्ण-सिंह कमेटी। शुरू में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें इसका डिटेल वर्णन किया गया है। अब हम भाग 5 से लेके भाग 11 तक का अध्ययन करेंगे। भाग 5 कहता है संघ का प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अगर हम प्रशासन की बात शुरू करते हैं, अगर हम इसको दूसरा खंड मान के चलते हैं, तो अगर हम प्रशासन की बात शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रशासन का हिस्सा है उसका वर्णन आएगा। तो नेचुरल है कि जो भाग 5 है उसमें संघ के प्रशासन का वर्णन किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति के दायित्व क्या होंगे, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करेगा, लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे किया जाए, ये सारी बातें जो है संघ के प्रशासन में समाहित है भाग 5 में। जब हम सबसे बड़े हिस्से संघ की बात कर लेंगे, फिर उससे जो छोटा हिस्सा होगा जिसके प्रशासन की बात करनी होगी उसको करेंगे। तो संघ के बाद यानी केंद्र के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है राज्य। तो भाग 6 हो जाएगा राज्यों का प्रशासन, यानी राज्यों का प्रशासन कैसे चलाएगा, गवर्नर कैसे होंगे, विधानसभा का गठन कैसे होगा, विधान परिषद का गठन कैसे होगा, हाई कोर्ट के बारे में जो बातें होंगी, ये सारी बातें जो है राज्यों के प्रशासन और भाग 6 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त जो भाग 7 है उसमें कुछ विशेष राज्यों के संबंधित उपबंध थे, जिनको बाद में डिलीट कर दिया गया 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 से, क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो ये जो 7वां खंड था, संविधान का 7वां भाग था, उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जब हमने संघ की बात कर लिया भाग 5 में, राज्यों के प्रशासन की बात कर लिया भाग 6 में, 7 को जो है डिलीट कर दिया गया है। तो अब आते हैं भाग 8 पे। तो संघ और राज्यों के बाद जो हमारे पास एक राज्यों की अलग कैटेगरी है उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित राज्य। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 8 में किया गया है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो भाग 9 में हमें पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन मिलता है कि पंचायत कैसे गठित की जाएगी। और भाग 9 से जब आगे बढ़ते हैं तो भाग 9A में नगर पालिकाओं के गठन का वर्णन किया गया है। तो भाग 9 पंचायत और भाग 9A नगर पालिका से जुड़ा है। और उसी भाग 9 में 9B जोड़ा गया, और 9B जो है वो है सहकारी समितियां। तो भाग 9B जो कहता है ये कहता है सहकारी समितियां कैसे गठित की जाएंगी, इनका वर्णन करता है। अब जब भाग 9B से आगे बढ़ेंगे तो भाग जो 10 है वो वर्णन करता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। तो भाग 10 हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब एक बार फिर से हम भाग 5 से लेके भाग 10 तक की चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा भाग 5 संघ का प्रशासन, इसके बाद राज्यों का प्रशासन भाग 6, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है 7वें संवैधानिक संशोधन से। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, और भाग 9A में नगर पालिकाओं के गठन का वर्णन है। भाग 9B सहकारी समितियों का वर्णन करता है, और भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। अब आते हैं भाग 11 पे। तो भाग 11 जो है
वो कहता है संघ और राज्य और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे, उसका वर्णन संविधान के भाग 11 में किया गया है। इस प्रकार हमने संविधान के भाग 5 से लेकर भाग 11 तक के मूल विषय को समझा। अब आ जाते हैं थर्ड हिस्से पे, तीसरे भाग पे, जो कि भाग 12 से लेकर 22 तक है। तो संविधान का जो भाग 12 और 13 है ये वित्त से संबंधित है। भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदाओं की बात करता है। तो संविधान के भाग 12 में ही संपत्ति के अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 300 क में। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 में वर्णित है, जिसमें वित्त संपत्ति और संविदाओं को रखा गया है। संविधान के भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्यों का वर्णन किया कि भारत के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य हो गया उनका संचालन कैसे किया जाएगा। जब हम भाग 14 की बात करते हैं तो 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो IAS, PCS या अन्य जो प्रशासनिक सेवाओं का वर्णन है वो संविधान के भाग 14 में किया गया है। और भाग 14 में ही 42वें संवैधानिक संशोधन से भाग 14 क या 14A जोड़ा गया है, जो अधिकरण की बात करता है। ट्राइब्यूनल्स को बनाने का उद्देश्य जो होता है स्पीडी जस्टिस करना, जिससे राज्यों और राज्यों के बीच अगर किसी नदी या किसी क्षेत्र को लेके विवाद है तो उसको आसानी से सुलझाया जा सके। तो याद रखिएगा भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं और भाग 14 क अधिकरण। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो संविधान का जो भाग 15 है निर्वाचन की बात करता है, तो कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाएगा, वो कैसे कार्य करेगी, ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के भाग 15 में किया गया है। संविधान का भाग 16 जो है वो बात करता है कुछ विशेष उपबंधों की। जैसे हाल ही में अभी चर्चा में था कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनकी जो 2 सीटें लोकसभा में आरक्षित होती थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये जो आरक्षित सीटों का वर्णन है ये संविधान के अनुच्छेद 331 में था, और ये जो विशेष उपबंध हैं ये सारी बातें संविधान के भाग 16 में वर्णित है। अगर हम भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में भाषाओं का वर्णन है कि संघ और राज्यों की भाषाएं क्या हो सकती है, और इससे अगर जुड़े हुए अनुसूची की बात करें तो संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और भाषाओं संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 17 में किया गया है। भाग 18 जो है वो आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था करता है। भाग 19 को प्रकरण करते हैं यानी मिसलेनियस, और भाग 20 जो है वो बात करता है संविधान के संशोधन की, यानी अगर हमें संविधान को ही परिवर्तित करना पड़े तो उसका संशोधन किस तरह से किया जाएगा, इस बात का वर्णन संविधान के भाग 20 में रखा गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 368, यानी 368 में संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था की गई है कि अगर संविधान में ही अगर थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा, इसका वर्णन 368 यानी 368 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। इस प्रकार से हमने भारत के संविधान के भाग और उनके विषयों का अध्ययन किया। आशा है कि आपको इतनी बातें आसानी से याद हो गई होगी। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।